पत्र लेखन। देखो, पत्र लेखन का शाब्दिक अर्थ होता है पत्र को लिखना। देखो, पत्र लेखन की कला अत्यंत प्राचीन है। पत्र वह संदेशवाहक अथवा दूत होता है जो हमारे संदेश सुदूर स्थित हमारे परिचितों अथवा अपरिचितों तक पहुंचाता है। इसके द्वारा अपने मनोभावों एवं विचारों को विस्तार पूर्वक लिपिबद्ध करके दूसरे के समक्ष प्रकट किया जा सकता है। यह दूरस्थ मित्रों, संबंधियों, परिचितों, अपरिचितों तक अपने मन की बात कहने का सस्ता, सुलभ और सबसे अच्छा साधन है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके उद्देश्य। देखो, इसके उद्देश्य क्या है। इसके द्वारा अपने मन की बात को दूसरों तक सरलता से पहुंचाया जा सकता है। सेकंड, पत्रों में स्थायित्व का गुण होता है जिससे इन्हें सुख दुख के दस्तावेज के रूप में संजोया जा सकता है। पत्र पाठक और प्रेषक के मध्य एक सेतु का कार्य करता है और उनके भावों और विचारों को आदान प्रदान करने में सहायक होता है। ठीक है, जैसे दो नदियाँ होती हैं, इस नदी पर जो है रास्ता होता है, लेकिन उस रास्ते पर ऊपर अगर हम पुल बना दें तो उस पुल को कहा जाएगा सेतु। सेतु का मतलब होता है जोड़ने वाला। या किसी दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या दो निर्जीव वस्तुओं या दो मार्गों को जोड़ने का कार्य करता है, इसे ही सेतु कहा जाता है। अब देखिए पत्रों के प्रकार। पत्रों के प्रकार के अंतर्गत हम दे सकते हैं, पहला आता है औपचारिक पत्र और दूसरा आता है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र को फॉर्मल लेटर बोला जाता है और अनौपचारिक लेटर को इनफॉर्मल लेटर बोला जाता है। इनफॉर्मल लेटर। तो ठीक है, देखते हैं। देखो, औपचारिक पत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है और अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है। देखो, औपचारिक पत्र, ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, अर्थात केवल औपचारिकता पूरी करनी होती है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। हमें हमारी बात जो हमें कहनी है वो बात हम चाहे इसी प्रकार से हम कह सकते हैं। और अनौपचारिक पत्र क्या होता है, देखिए, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत ये पत्र अपने सगे संबंधियों तथा परिचितों को लिखे जाते हैं। ठीक है, औपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र के अंतर्गत देखते हैं हम, इन पत्रों में स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, लगाव आदि की प्रधानता नहीं होती है। इसका विशेष आपको ध्यान रखना है कि इन पत्रों में न तो कोई किसी प्रकार का स्नेह या प्रेम, आत्मीयता भी नहीं होती है और लगाव भी नहीं होता है। हमें केवल अपनी जो समस्या है या हमें जो जानकारी देनी होती है वो हम दे देते हैं। ठीक है, इनमें औपचारिक अभिवादन होता है तथा कथन और सूचनाओं को ही महत्व दिया जाता है कि आप क्या वाकई में कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आवेदन पत्र शामिल किया जाता है, कार्यालय पत्र शामिल किया जाता है, सरकारी पत्र शामिल किया जाता है और विभिन्न संस्थाओं के पत्राचार आते हैं। जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य को हम लिखते हैं कि भाई 2 दिन का अवकाश देने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए, तो वो भी औपचारिक पत्र में शामिल होता है। पुस्तक विक्रेता द्वारा पुस्तकों के जो है पब्लिकेशन के लिए या उन्हें बेचने के लिए जो पत्र एक दूसरे को लिखे जाते हैं वो पुस्तक विक्रेता की तरफ से पत्र आते हैं। समाचार पत्र के संपादक को जो है पत्र लिख सकते हैं कि भाई इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हम आ सकते हैं। अब देखते हैं हम अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत सबसे पहली बात आती है, यह पत्र अपने सगे संबंधियों और परिचितों को लिखे जाते हैं। इसमें प्रेम, स्नेह, लगाव, आत्मीयता इत्यादि की प्रधानता होती है। यह व्यक्तिगत पत्राचार होता है और इसमें आपसी संबंधों की गहराई, सुख दुख आदि का विवरण भी होता है। ये पत्र घरेलू सदस्यों, रिश्तेदारों, मित्रों आदि को इत्यादि को लिखे जाते हैं, जैसे माता पिता, बहन भाई, चाचा चाची, बुआ फूफा, मित्रगण इत्यादि को ये पत्र लिखे जाते हैं। इनमें आत्मीयता का भाव होता है, जैसे यहाँ बोला गया था कि इनमें बिल्कुल ही स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, लगाव इत्यादि की प्रधानता नहीं होती है, और जबकि अनौपचारिक पत्र में होती है। एक पत्र लेखन के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं, एक अच्छे और आदर्श पत्र में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, पत्र की भाषा शैली सरल होनी चाहिए।
पत्र में अनावश्यक शब्दाडंबर नहीं होने चाहिए, यानी आपकी भाषा शैली बिल्कुल सरल होनी चाहिए, ऐसी भाषा शैली नहीं होनी चाहिए जो समझना है। और अनावश्यक यानी जहाँ आवश्यक ही न हो वहाँ पर शब्दाडंबर नहीं होना चाहिए, अर्थात व्यर्थ के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और पत्र में उल्लेखित हर बात सहज होनी चाहिए। क्लिष्ट एवं अलंकृत भाषा का प्रयोग पत्र की सहजता के गुण को समाप्त कर देता है, इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। यानी हमें अलंकार युक्त भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि सरल और संक्षिप्त रूप में जो बात हम कहना चाह रहे हैं उसे पत्र में लिखना चाहिए। फिर अब बारी आती है, एक अच्छे पत्र में संक्षिप्तता का गुण भी होना चाहिए। पत्र इतना बड़ा लंबा चौड़ा भी नहीं होना चाहिए कि पढ़ने वाला 2-3 पेज तक उसे पढ़ता ही रहे और पता ही ना चले कि वो क्या लिख रहा है। आज किसी के पास विस्तृत पत्रों को पढ़ने का समय नहीं है। पत्र में संक्षिप्त रूप से अपनी बात कहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पत्र में ग्रहणशीलता का गुण भी होना चाहिए। पत्र का अनावश्यक विस्तार उचित नहीं है। ठीक है, अगली बात आती है, देखो, किसी पत्र से उसके लेखक के व्यक्तित्व, स्वभाव एवं आचरण की झलक जरूर मिलती है। यानी जो व्यक्ति अपने मन के भाव और विचारों को लिख रहा है तो उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, आचरण कैसा है, किस प्रकार के भाव वो मन में लिख करके लिख रहा है। और विशेष रूप से औपचारिक पत्रों की भाषा शैली में शालीनता, शिष्टता होना आवश्यक है। ठीक है, फिर देखिए आप, एक अच्छे पत्र में मौलिकता का गुण भी होना चाहिए। अपनी बात को सरल, सहज और स्वाभाविक रूप से व्यक्त करना चाहिए। एक अच्छे पत्र में क्रमबद्धता भी होनी चाहिए, अर्थात क्रमबद्धता का मतलब सबसे पहले जो है हमें जैसे एड्रेस पता लिखना चाहिए, फिर उसके बाद दिनांक लिखना चाहिए, उसके बाद जो है हमें संबोधन करना चाहिए और फिर उसके बाद हमें पत्र लिखना चाहिए। तो यानी एक निश्चित क्रम होना चाहिए, हमें क्या बात बतानी है उस बात को बता करके फिर हमें पूरी तरह से मौलिक रूप से लिखना चाहिए। उलझे एवं अस्पष्ट कथन पत्र के आकर्षण को समाप्त कर देते हैं। पत्र की पंक्तियों में तारतम्यता का गुण उसके आकर्षण में वृद्धि करता है और पाठक पर अपना पूर्ण प्रभाव डालता है। अब देखिए, पत्र लेखन के दौरान ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, पत्र लिखते समय अपनी तथा प्राप्तकर्ता की आयु, योग्यता तथा पद का ध्यान रखना आवश्यक होता है। ठीक है, यानी सबसे पहले देखा जाता है कि जिसे हम पत्र लिख रहे हैं वो कितना बड़ा व्यक्ति है, अर्थात आयु के अनुसार या उम्र के अनुसार जो है वो उसकी क्या आयु है, क्या योग्यता है और वो किस पद पर आसीन है। ठीक है, फिर है सेकंड नंबर पर, पत्र लेखन के दौरान शुद्ध, स्वच्छ एवं स्पष्ट लेखन पर ध्यान देना चाहिए। पत्र में अनावश्यक काट छाट नहीं करनी चाहिए। फिर देखिए अब अगला, पत्र की सामग्री सारयुक्त एवं सार्थक होनी चाहिए। सारयुक्त मतलब पूरा जो भी आप कहना चाह रहे हैं वो सार्थक रूप से जरूर होना चाहिए। फिर आती है बारी, पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए, उसमें स्थान, दिनांक, प्रेषक का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए और साथ ही पत्र के प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता भी स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि पत्र कहाँ से आया है और किसको लिखा जा रहा है। सदैव ध्यान रखें कि परीक्षा भवन में पत्र लेखन के दौरान परीक्षार्थियों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं, अतः विद्यार्थियों को अपने नाम के स्थान पर क, ख, ग या अ, ब, स इनमें से दोनों में से एक लिखना चाहिए। ठीक है, या तो अपना नाम नहीं लिखना है आपको, सिर्फ या तो क, ख, ग या अ, ब, स। नाम आपको तभी लिखना है जब प्रश्न में नाम आपका दिया हो। प्रश्न में अगर नाम दिया हो तो ही आपको नाम लिखना है। ठीक है, अन्यथा क, ख, ग या अ, ब, स ही आपको लिखना है। अब देखो, अनौपचारिक पत्र लेखन के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने किस किस को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अभिवादन कैसे करना चाहिए। ठीक है, समापन कैसे करना चाहिए और अभिवादन में हमें क्या लिखना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ देख सकते हैं, देखो, अपने से बड़े व्यक्तियों के लिए पूज्य, पूजनीय, जैसे दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, बुआ फूफा, ताया ताई, चाचा चाची, बड़े भाई बहन आदि सभी के लिए देखो संबोधन या तो पूज्य लिखें, ठीक है, या तो पूज्य लिखें। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ,
या तो पूज्य लिखें या पूजनीय लिखें। आदरणीय भी सही होता है या माननीय भी सही होता है। मान्यवर, श्रद्धेय, वंदनीय, पूज्य। ठीक है, पूज्य किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए आता है। पूजनीय ये भी स्त्रीलिंग के लिए आता है। आदरणीय, माननीय, वंदनीय, श्रद्धेय ये सब स्त्रीलिंग के लिए आते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देता हूँ मैं अलग कलर से, ताकि आपको पता रहे कि ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, माननीय, वंदनीय और श्रद्धेय। ठीक है, और अभिवादन, अभिवादन के लिए देखो क्या करना चाहिए। अभिवादन के लिए प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण वंदना, चरण स्पर्श। ठीक है, और समापन के लिए देखो क्या यूज़ करना चाहिए। समापन के लिए आपका पुत्र, अगर हम पिताजी को लिख रहे हैं, या आपका बेटा, आपका स्नेह पात्र, स्नेहाकांक्षी, स्नेहाभिलाषी, आपका भतीजा, आपकी भतीजी, आपकी पुत्री, आपकी बेटी, आपका भांजा या आपकी भांजी, या कृपा कांक्षिणी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बड़े व्यक्तियों को लिख रहे हैं तो हमें संबोधन में तो जो है ये वर्ड्स लिखने हैं, अभिवादन में आपको ये वाले वर्ड्स लिखने हैं, और समापन में आपको इनमें से कोई एक वर्ड लिखना है। ठीक है, अब देखिए समान उम्र वालों के लिए, समान उम्र वालों के लिए जैसे हम मित्र को लिखते हैं तो मित्र हमारे समान ही होता है, सहेली या भाई बहन इत्यादि। तो हम इसमें संबोधन में क्या लिख सकते हैं, देखो अभिवादन प्रिय मित्र या मित्रवर या प्रिय बंधु, बंधुवर, प्रिय सखी या प्रिय, और फिर नाम भी लिखना है। देखो सबसे अच्छी बात है, जैसे कोई नाम नहीं दिया है तो भी आपको काल्पनिक नाम ज़रूर लिखना है, और अगर नाम दिया हुआ है ऑलरेडी तो आपको ज़रूर वही नाम लिखना है। ठीक है, तो प्रिय, और जैसे मित्र का नाम रमेश है तो आपको लिखना है प्रिय रमेश। ठीक है, तो आपको नाम ज़रूर लिखना है इसमें। फिर उसके बाद देखते हैं हम, फिर अभिवादन करना है तो सह स्नेह, अभिवादन कैसे करेंगे आप, सह स्नेह, सप्रेम अभिवादन, नमस्ते, असीम स्नेह, मधुर, स्मृति, नमस्कार, ये सभी आपको लिखना है। और अंत में आपको समापन कैसे करना है, देखो तुम्हारा मित्र, तुम्हारा अपना, तुम्हारे अपने मित्र, तुम्हारी सखी, तुम्हारी बहन या तुम्हारा भाई या परम स्नेही। ठीक है, फिर देखिए आप अपने से छोटों के लिए, तो जहाँ अपने से छोटों के लिए लिखते हैं तो वहाँ पर देखो क्या आता है। सबसे पहले तो हम संबोधन देखते हैं, प्रिय, परम प्रिय, अति प्रिय, चिरंजीव, अनुज, आयुष्मान, प्रियवर, आयुष्मती या अनुजा। ठीक है, अनुजा स्त्रीलिंग वर्ड्स के लिए आता है। ठीक है, और फिर आता है हमें अभिवादन, तो सप्रेम, सस्नेह, खुश रहो, प्रसन्न रहो, आशीर्वाद, आशीष। ठीक है, और समापन में तुम्हारा या तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा हितैषी, शुभाकांक्षी या तुम्हारा अग्रजा, तुम्हारी अग्रजा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि समान उम्र वालों के लिए आपको क्या क्या यूज़ करना है, और इसमें संबोधन क्या यूज़ करना है, अभिवादन क्या करना है, और समापन क्या करना है। ऐसे ही अपने से छोटों के लिए आपको ये वर्ड्स यूज़ करने हैं संबोधन में, अभिवादन में ये वाले और समापन में ये वाले। ठीक है, अब हम ये उदाहरण देखते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है आप डॉक्टर उदिशा हैं, यानी उन्होंने हमें नाम तो दे दिया है, जो दिल्ली में रहती है, एड्रेस भी हमें दिल्ली का दे दिया है कि आप डॉक्टर उदिशा हैं, दिल्ली में रहती है, हमें मानना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में दे दिया है। तो आप डॉक्टर उदिशा हैं जो दिल्ली में रहती हैं, मेरठ में रहने वाली अपनी माताजी को पत्र लिखना है। माताजी कहाँ रहती है, मेरठ में रहती है। ठीक है, ठीक है, माताजी कहाँ रहती है, मेरठ में रहती है। तो वहाँ पर जो है मेरठ में रहती है अपनी माताजी, उनको पत्र लिखना है। किस लिए, उनके गिरते स्वास्थ्य के प्रति चिंता जताते हुए, यानी उनका स्वास्थ्य दिनों दिन जो है गिरता चला जा रहा है, तो उसके प्रति आपको चिंता है, तो आपको उन्हें बतलाना है। तो उन्हें अपने पास बुलाकर इलाज करने का आग्रह करना है। आग्रह जो है अधिकारपूर्वक आपसे आग्रह किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो एड्रेस, तो एड्रेस यानी प्रेषक, यानी लिखने वाले का आपको एड्रेस लिखना है। ठीक है, प्रेषक यानी भेजने वाला। तो भेजने वाला कौन है, यहाँ पर उदिशा है, तो उदिशा कहाँ रहती है, दिल्ली में। तो देखो ये एड्रेस भी दिल्ली का ही है, C6B54 साकेत नगर, नई दिल्ली। ठीक है, ये पूरा एड्रेस हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको दिनांक लिखनी है, यहाँ पर दिनांक लिखनी है। दिनांक कैसे लिखनी है मैंने आपको बताया था, जैसे 10
अगस्त 2020। इसी प्रकार से आपको डेट यानी दिनांक लिखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद पूज्य माताजी, आपने देखा हम संबोधन कर रहे हैं यहाँ पर पूज्य माताजी। ठीक है, या पूजनीय माताजी आ सकता है ना। फिर उसके बाद ये तो हो गया संबोधन, ये तो हो गया संबोधन। और सादर प्रणाम, ये जो लिखा हुआ है सादर प्रणाम, ये हो गया अभिवादन, अभिवादन। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर ऊपर प्रेक्षक का सबसे पहले एड्रेस लिखना है। डॉक्टर उदिशा का जो दिल्ली में रहती हैं, तो ये दिल्ली का ही आपको एड्रेस लिखना है। और फिर उसके बाद दिनांक, पत्र कब लिखा जा रहा है, और फिर उसके बाद संबोधन, किसको पत्र लिखा जा रहा है। तो हम उन्हें संबोधित करेंगे तो हम बड़ों को नाम से नहीं बुला सकते, इसलिए जो है हम लिख सकते हैं पूज्य माता जी और फिर सादर प्रणाम। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। सादर प्रणाम। मुझे निशांत भैया से यह जानकर बड़ी चिंता हुई कि आपकी तबीयत प्राय ठीक नहीं रहती। देखो, हमने उनकी लिए बताया कि मुझे जानकारी कहाँ से मिली और मुझे पता कैसे चला। तो सबसे पहले बताया कि मुझे निशांत भैया से यह जानकर बड़ी चिंता हुई कि आपकी तबीयत प्राय ठीक नहीं रहती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्वास्थ्य की पूर्ण जाँच कराइए। यदि मेरठ में व्यवस्था नहीं हो सकती तो मेरे पास आ जाइए। ठीक है, यहाँ उन्होंने आग्रह किया है। देखो, मैं यहाँ घर बैठे आपकी सारी जांच करा दूंगी। एक बार ठीक से रोग का पता लगने पर आपका समुचित उपचार किया जा सकेगा। मेरे डॉक्टर होने का कुछ तो लाभ उठाइए। माँ, घर की देखभाल करने में आपने अपना ख्याल बिल्कुल ही छोड़ दिया है। यह ठीक नहीं है। घर के सभी लोगों की कुशलता आप पर निर्भर करती है, अतः अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दीजिए और सही उपचार के लिए दिल्ली आ जाइए। मुझे आशा है आप मेरा आग्रह स्वीकार करेंगी और शीघ्र ही मेरे पास आने का कार्यक्रम बनाएंगी। ठीक है, अब देखिए पत्र का समापन कैसे करना है। तो नलिन भैया, मंजू भाभी को मेरा नमस्कार कहें। नलिन भैया को भी आपको बोलना, नलिन भैया हो मंजू भाभी, दोनों को क्या करना है, मेरा नमस्कार करना है। और नन्हे अनग व अनन्या को ढेर सारा प्यार। ठीक है, फिर नीचे लिख दिया आपकी बिटिया या आपकी पुत्री भी लिख सकते नहीं। और फिर डॉक्टर उदिशा है तो यहाँ उदिशा लिखा है, डॉक्टर नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वो उनकी पुत्री है, तो यहाँ स्नेहपूर्वक उन्होंने पत्र लिखा है, तो जो है इसीलिए उन्होंने अपना पद का उल्लेख नहीं किया है, तो यहाँ पर उदिशा। ठीक है, और प्रतिष्ठा में जो है आपको श्रीमती माया, 23 कल्याण नगर मेरठ। ये किसका एड्रेस है पूरा का पूरा? ये प्रेक्षिती, जिसे भेजा जा रहा है, जिसे पत्र भेजा जा रहा है। ठीक है, मेरठ में, यहाँ पर उनकी माँ रहती है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान में रखें। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जब भी आप पत्र लिखें तो हमेशा उसके बाईं ओर ही लिखना है, यानी इधर ही आपको एड्रेस लिखना है। ठीक है, एड्रेस लिखने के तदुपरांत आपको डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद आपको जो है संबोधन, और फिर उसके बाद आपको अभिवादन, और फिर उसके बाद पूरी आपको डिटेल लिखनी है, क्या क्या डिटेल उसमें आती है, और अंत में समापन करना है। ठीक है, इसी प्रकार से ये पत्र जो लिखा जाता है पूरा इस तरफ से ही आपको लिखना है, इधर ही आपको लिखना है बारी बारी से। ठीक है, इधर से आपको स्टार्ट नहीं करना है। तो ये हो गया आपका अनौपचारिक पत्र लेखन।